हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में द वन थिंग बाय गैरी केलर। ये किताब शुरू होती है कि अगर आप दो रैबिट्स को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे। इससे पहले हमने एक और लाइफ चेंजिंग किताब द मिनी हैबिट को डिटेल में समराइज़ किया है और उसके साथ साथ 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ के पार्ट्स को भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये सारी की सारी ये तीनों बुक्स जो है लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। इसके अंदर बात बहुत सिंपल सी है, बट जब उसको आप डिटेल में समझते हैं तो आपको उसकी बात अच्छे से समझ में आती है कि किस प्रकार से अगर आप एक ही काम पे फोकस करोगे तो आप उतना ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाते हो। जैसे कि एक कोट है कि किताब में कि आप एक पोस्टेज स्टैम्प जब लगाते हो तो वो जब तक वो अपने लिफाफे को उस जगह तक नहीं पहुंचा देता, वो पोस्टेज स्टैम्प का काम पूरा नहीं होता है। तो इसी को द वन थिंग के अंदर कहा गया है। इसको बोला गया है कि ये बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो खुद जो राइटर है, इनकी जो कंपनी थी, ये भी बहुत मुसीबतों से जूझ रही थी। और जब इन्हें किसी कोच की मदद लेके ये पता चला कि किस प्रकार से अपनी सारी की सारी परेशानियों को बिल्कुल मिनिमाइज़ करते जाओ कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम का कारण है, उस तक पहुंच के आप एक ही झटके में उस सॉल्यूशन को पा पाओगे। ऐसे ही ऐसी कौन सी अकेली चीज़ है जिसको किया जाए तो बाकी लाइफ की सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और वो अकेली चीज़ मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो इसी के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग उदाहरणों के साथ साथ समझाया है कि किस प्रकार आपको करना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने अपने उदाहरण में बताया था कि जब ये बहुत परेशानियों में जूझ रहे थे, परेशान थे, तब इन्होंने एक कोच की मदद ली। उस कोच ने इनकी मदद की कि किस प्रकार से आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल पिन पॉइंट एक जगह तक जाते हैं, पहले उसकी जड़ तक जाते हैं। यानी आपने 50 कारण गिनाए, फिर आपसे बोला जाएगा इन 50 में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण कौन सा है, तो फिर आप उसके 20 कारणों पे आओगे, फिर 20 में से किसी एक कारण पे जाओगे जो आपकी परेशानी का हल होगा। तो इस प्रकार से द वन थिंग से आप चीज़ों को नैरो डाउन कर लेते हो तो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाते हैं। जितना आप अपनी कंसंट्रेशन को किसी एक चीज़ पे नैरो डाउन करते हो, उतना ही ज़्यादा आप अपनी समस्या को सुलझाने की तरफ पहला कदम बढ़ा लेते हो। खाली जानना ही ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आपकी लाइफ के बाकी सारे इम्पोर्टेंट काम को पाने में आपकी मदद करती है। उस एक चीज़ को पाने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो भी इस किताब के अंदर समझाई गई है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और अगर आपको उस प्रॉब्लम तक या उस सॉल्यूशन तक जाना है तो आपको स्मॉल जाना है, गोइंग स्मॉल। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़े टारगेट को बनाते हो तो वो बड़ा टारगेट ही आपको डराता रहता है। तब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं होता है कि आप उसको पालोगे और आप ये सोचो कि आप एफर्मेशन करके या किसी और तरीके से अपने अंदर विश्वास जगा लोगे। तो ये स्ट्रेटजी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर अपनाते हैं, बट फाइनली ये फेल हो जाती है। जो गोइंग स्मॉल का कंसेप्ट है, इसका मतलब यही है कि बाकी की सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, यू कुड डू, उनको छोड़ दो और सिर्फ उस काम को करो जो यू शुड डू, जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और उस काम को आप तब कर पाओगे जब आप उस बड़े से टास्क को जो आपको करना चाहिए उसको सबसे छोटे टास्क में बांटोगे। फिर आपके बिल्कुल टिनी टाइनी स्टेप लेके आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। तो यही इसका सूत्र है कि जो चीज़ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन थिंग है, उसको पाने की जो स्ट्रेटजी है वो गो स्मॉल है। पर होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इसके अपोजिट तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस जो है बड़ा टाइम लगाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उस काम को शुरू करने से पहले ही वो अपने दिमाग में हार मान लेते हैं। इतना बड़ा गोल, इतने बड़े एफर्ट्स देख के उसकी वजह से उनके कैलेंडर और जो टू डू लिस्ट होती हैं वो आप ऐसी बड़ी बड़ी बना लेते हैं कि कुल मिला के आप वहाँ जाने से ही डरने लगते हैं। पर यहाँ पे बात कही गई है कि आप एक एक करके, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पाते चले जाओ तो धीरे धीरे आपको कब पता नहीं चलेगा कि कब आपने अपनी मंजिल पा ली है। और धीरे धीरे ये सारे के सारे जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं ये जाके बड़े स्टेप में अपने आप ही बदल जाते हैं। तो आपको वो थोड़ी सी चीज़ें देखनी है जो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं और उन सब चीज़ों से बचना है जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। अब इसका जो दूसरा चैप्टर है जिसमें इन्होंने इसी बात को और अच्छे
स्मार्ट तरीके से समझाया है, उसे डोमिनो इफेक्ट से समझाया है। आपने वो पिक्चर्स या वो वीडियोस देखी होंगी कि जहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक के आगे एक रखे जाते हैं और फिर पहले वाले को पुश करके एक चेन रिएक्शन बनती है और बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स गिर जाते हैं और मोशन में आ जाते हैं। इसको डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है कि आपने बहुत सारे ब्लॉक्स इकट्ठे किए, उन्हें एक के आगे एक लगा के रख दिया, तो जब आप पहले ब्लॉक को पुश करते हो, यानी पहले ब्लॉक पे ही सिर्फ आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, बाकी के सारे ब्लॉक तो अपने आप ही गिर जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि जब गोइंग स्मॉल वाला कंसेप्ट है वो ऐसे ही काम करता है। जब आप पहले छोटे काम को पुश करते हो तो बाकी के सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं, आपको करना नहीं पड़ता है, एनर्जी नहीं लगती है। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण भी दिया है कि जो आपका डोमिनो है, जो ब्लॉक है, तो जो डोमिनो में यही होता है कि जो एक अकेला डोमिनो होता है वो अपने से 50% बड़े साइज़ के डोमिनो को गिरा सकता है। तो इसका ये खूबसूरत उदाहरण यही है कि अगर इस प्रकार से हम डोमिनो को आगे लगाएं तो आपका 18वां जो डोमिनो होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने बड़े साइज़ का होगा। वो पीसा की जो झुकती हुई मीनार है उसके बराबर के साइज़ का होगा। आपका जो 23वां बड़ा डोमिनो होगा वो आईफिल टावर की ऊंचाई के बराबर होगा। आपका जो 31वां डोमिनो होगा वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि हर डोमिनो अपने से दूसरे साइज़ में आधा बड़ा है। तो ऐसे कर करके इतना बड़ा हो रहा है। 57 डोमिनो जो होगा वो चांद की ऊंचाई तक होगा। तो इसी बात पे जोर दिया गया है कि जब आप गो स्मॉल करते हो, आपको लगता नहीं है कि आपने पुश कहाँ पे किया है, इतना ईजी होता है। पर जब आप हर बार एफर्ट्स बढ़ाते चले जाते हो, आप आगे बढ़ते चले जाते हो, एफर्ट तो आपका पहले वाले में लगा है, बाकी तो फिर आपका अपने आप ही इंटरेस्ट और मोमेंटम डेवलप हो जाता है। तो जो ग्रोथ होती है इस स्ट्रैटेजी में वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। इस प्रकार से, इस खूबसूरत उदाहरण से जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप इस तरीके से सोच सकते हो। तो कुल मिला के इस वन थिंग का कंसेप्ट का यही उद्देश्य है कि आप अपनी जीवन के अंदर इस डोमिनो इफेक्ट को लेके आओ। तो ये इस लॉजिकल एग्जाम्पल से उन्होंने इस बात को समझाया है। और जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इसी प्रकार से अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हैं और वो सिक्वेंशियल सफलता पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बस एकदम से अपनी परेशानियों से निकल आऊँगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर ये चीज़ें एकदम से साइमल्टेनियस नहीं होती हैं, ये सिक्वेंशियल होती हैं। आप एक के बाद एक परेशानियाँ सुधारते जाते हो, इम्प्रूव करते जाते हो। और मज़े की बात है कि आपका विश्वास भी फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। जैसे जैसे आपको अपने पर विश्वास होता जाता है कि आप चीज़ें करने लगे हो, आप चीज़ें सॉल्व करने लगे हो, उससे कई गुना बड़े अनुपात में आपका विश्वास बदलता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो विश्वास आ जाए कि आप चाँद छू लो, वो धीरे धीरे आता है। तो जब भी आप छोटे छोटे काम करते हो उसी पे आपकी सक्सेस बनती है। पर फाइनली इसके अंदर जो की है वो है टाइम। सक्सेस सिक्वेंशली बनती है, एक बार में एक काम करके। फिर इसके अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि सक्सेस अपने पीछे कुछ ना कुछ क्लू छोड़ के जाती है। इसको उन्होंने फिर दोबारा वन थिंग के कंसेप्ट से समझाया है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी अगर आप कंपनीज देखोगे तो वो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, वो कुछ गिने चुने प्रोडक्ट बनाती है। और उन गिने चुने प्रोडक्ट में भी अगर आप उनकी सेल देखोगे तो एक ही प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके सारे रेवेन्यू को बराबर कर देती है एक ही तरफ। जैसे कि KFC के अंदर जो उनका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, वो जो सीक्रेट उनकी चिकन रेसिपी थी, वो अकेली उनकी सबसे बड़ी सफलता के लिए जिम्मेदार होती है। ऐसे स्टारबक्स में भी आप जाओगे तो सारे प्रोडक्ट उतने फेवरेट नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं। तो हर कंपनी, जैसे गूगल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर जो गूगल का वन थिंग है वो उनकी सर्चिंग कैपेसिटी है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, आप किसी को भी उठा के देखोगे तो आपको ये ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि उन कंपनीज ने अपने आप को बड़ा बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन से नहीं बनाया है, किसी एक प्रोडक्ट से बनाया है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी कई बार एक ही व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण काम कर सकता है, इतना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है कि उसकी बाकी जिंदगी में ढेरों जो लोग मिलते हैं उनसे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वॉल्ट डिज्नी का एक उदाहरण है कि वॉल्ट डिज्नी के ब्रदर थे जिन्होंने उनको एक ऐसी जॉब दिलाई जिससे उनका एनिमेशन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। सैम वॉल्टन के जो फादर इन लॉ थे उन्होंने उनको शुरुआत में ब्रेक दिया जिसकी वजह से वो इतना बड़ा स्टोर खोल पाए वॉलमार्ट का। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन के भी मेंटोर थे, मैक्स टेलमट करके। तो कहने के लिए कोई भी इनमें से सेल्फ मेड नहीं था, कहीं ना कहीं किसी ने इनके प्रतिभा के आगे इनको
हेल्प किया। जैसे ओफ्रा विनफ्रे का भी उदाहरण दिया गया है कि उनके फादर का उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान था। तो एक महत्वपूर्ण टर्न पे इनकी लाइफ के इन सारे लोगों ने इनको एक ऐसा रास्ता दिखाया या हेल्प की जिसकी वजह से ये इतने बड़े पर्सन बन पाए। तो कहने का मतलब है कोई अकेला सफलता नहीं लेता है, कोई एक इंसान होता है जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे ही कोई एक ऐसा पैशन या कोई एक ऐसी स्किल होती है जो व्यक्ति को बनाती है। हर इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियाँ सुनोगे सक्सेस की, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों की वो सफलता उनकी पर्सनल पैशन और स्किल की वजह से होती है, क्योंकि जब वो एक इंटेंस इमोशन या एबिलिटी से काम करते हैं तो वो उनको सफलता पे सफलता देती चली जाती है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, जैसे पैट मैथ्यू जो तो पेंटर थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग की पैशन को, स्किल को डेवलप करके उससे हर दिन एक पेंटिंग बना के अपने आप को फेमस किया। एंजेलो अमेरिको थे, वो एक इटली के टूर गाइड थी जिनकी इच्छा थी, गहरी इच्छा थी कि वो वहाँ के टूरिज़्म को पूरे सब लोगों के बीच में फैलाएं। तो ऐसे ही जो पैशन होता है वो आपको डिस्प्रपोर्शनेटली किसी एक काम को करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आपका पैशन अगर किसी एक खेल में है तो आप अपने पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टाइम उस पर्टिकुलर खेल को देंगे। जब आप उसे ज़्यादा टाइम देने लगते हैं तो उस खेल में आपकी स्किल डेवलप होने लगती है, ऐसे चैन बनती है। और जब आपकी स्किल थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती है तो आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। जब आपको रिज़ल्ट मिलते हैं और दोबारा आप काम करते हो तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं। जब आपको और बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप उसको ज़्यादा एन्जॉय करते हो और आपको और ज़्यादा पैशन मिलता है। और फिर जितना ज़्यादा पैशन मिलता है तो उतना ही ज़्यादा दोबारा टाइम आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये पूरी साइकिल चलती है कि आपके पैशन से कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये इस चेन रिएक्शन की वजह से होता है। तो ये जो सारी बातें हैं कि एक चीज़ जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है वो हर क्षेत्र में होती है। व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई पैशन भी हो सकता है, कोई स्किल भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। एक और उदाहरण है बिल गेट्स का। बिल गेट्स बने, वो उनका एक पैशन था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेके, उस स्किल को लेके। तो बाकी का सारा माइक्रोसॉफ्ट उसके अराउंड डेवलप हुआ। जो वो वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल और अमीर आदमी बने वो उसी अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पैशन को लेके बने। बाकी मौके और बाकी चीज़ें जुड़ती चली गई। उसके बाद भी उनकी, जब उन्होंने कंप्यूटर वाला ये सब कुछ छोड़ दिया और वो और आगे समाज सुधार में लगे, तो वो और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ने अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जो लोगों की मदद करता है। वहाँ भी यही बिलीफ होता है कि उनका ये मानना है कि हर लाइफ को इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए। इसी के बेसिस पे उनका फाउंडेशन बना है। तो वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीब देशों के अंदर हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उसको अपने ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनका मेन कंसेप्ट यही रहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से लाखों लोगों का जीवन बचाया जाए। फिर उन्होंने ढूंढा कि उनका वन थिंग क्या है, किस जगह फोकस करें। ऐसे करने के लिए हजारों काम हो सकते हैं कि जो वो करें और लोगों की हेल्प करें, बट उन्होंने स्मार्टली सोचा कि ऐसा वो कौन सा काम कर सकते हैं जिससे लाखों लोगों पे फर्क बने। तो ऐसे में ही उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज देखा। फिर उन्होंने देखा इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। फिर उन्हें मैजिक टूल समझ में आया, द वन थिंग इज वैक्सीन। तो उन्होंने वैक्सीन पे फोकस किया। ऐसे ही उन्होंने जितने भी उनके फाउंडेशन में काम होते हैं वो ऐसे ही एक पिन पॉइंट काम पकड़ते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर से और उसको सॉल्व करने पे अपनी जो भी टाइम, एनर्जी और मनी को लगा देते हैं। तो वन थिंग का मतलब यही है कि आप कहाँ से शुरू करें, कैसे चूज करें कि वो कौन सी चीज आपकी वन थिंग होगी, किस प्रकार से आप बेस्ट डिसीजन लें और अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे लेके जाएं। तो हार्ट ऑफ सक्सेस यही है। पर इससे पहले बहुत सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं जो वन थिंग के बारे में जुड़ी होती हैं। आप खाली इस शब्द को समझ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लाई होते हैं जो आप वन थिंग के बारे में सोचते हैं कि शायद ये चीज ठीक होगी, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि हम वो काम करना पसंद करते हैं जिस पे हम बिलीव करते हैं, और जिस चीज पे हम बिलीव नहीं करते उस काम को हम नहीं करते। जीवन बहुत छोटा होता है कि आप बहुत बेवकूफ़ी भरे कामों के पीछे नहीं भाग सकते हैं। आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ के वन थिंग को ढूंढ लेते हैं उतना ही जीवन आपका मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ बिल्कुल एक उदाहरण किताब में ये भी समझाया गया है कि अगर एक फ्रॉग को एक गुनगुने पानी में डाल दिया जाए, अगर वो पानी गुनगुना ना होकर गर्म होगा तो वो एकदम से उछल के बाहर आ जाता है। इतनी अभूतपूर्व खराब कंडीशन होती है तो लोग संभल जाते हैं, पर ज्यादातर लाइफ में ये चीजें धीरे धीरे आती हैं। उसी फ्रॉग को अगर आप हर टाइम में धीरे धीरे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कब इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो उसी के अंदर ही जस्ट पास्ट। तो
सक्सेस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लाइज होते हैं जो आपको वन थिंग से पहुंचने से रोकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में कुछ बातें भर दी गई होती हैं कि लाइफ में हर चीज़ की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसको हम समझेंगे। दूसरा झूठ है कि मल्टीटास्किंग करना स्मार्ट लोगों का काम है, मॉडर्न लोग मल्टीटास्क करते हैं, ये एक मिथ है। तीसरी बात यह है कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए सफलता के लिए, या कि विल पावर हमेशा जब आप चाहो तब आप अपनी विल पावर का प्रदर्शन कर सकते हो, ये चौथा झूठ है जो वन थिंग के बीच में पड़ता है। पांचवा झूठ है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती है। और छठा झूठ है कि जितना बड़ा होता है उतना ही वो बुराइयों को लेके जाता है, बड़ी सफलता बड़ी बुराइयाँ। तो हम पहले झूठ की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे कहा गया है कि हर चीज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट होती है, चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। इस वर्ड के अंदर इक्वालिटी एक झूठ है। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दो लोगों की चॉइसेस एक जैसी नहीं हो सकती हैं। हमारा जीवन हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि हम कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस ज़िंदगी से पूछते हैं, उतना ही अच्छा हम कर पाते हैं। तो जब आपके पास एक क्लियर फार्मूला नहीं होता है डिसीज़न लेने के लिए, तो आप रिएक्टिव हो जाते हो। जैसी ज़िंदगी आपके सामने पड़ती है वैसा ही आप उसको रिएक्ट करने लगते हो। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल वे में जो भी उनको मिल रहा होता है उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। तो हम जो भी सबसे सिंपल रास्ता दिखता है उसको पसंद कर लेते हैं। और कुल मिला के आउटकम क्या लगता है कि हम लोग बिज़ी दिखते हैं, एक्टिव दिखते हैं और ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर वो एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। लोग वही 9 से 5 की ज़िंदगी, रोज़ सुबह उठना, ऑफिस जाना या काम करना और शाम को रात को सो जाना, उसमें फंस जाते हैं। तो लोग जो बोलते हैं कि भाई आप टू डू लिस्ट बनाओ तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। टू डू लिस्ट के साथ साथ क्लैरिटी है, टाइम प्लानर्स हैं। तो बहुत सारे अगर आप टू डू लिस्ट बनाओगे जिसमें बहुत सारी ट्रिवियल और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को रखोगे, तब भी क्या होगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो बड़े अचीवर्स होते हैं, आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो उनके काम करने का तरीका टू डू लिस्ट की तरह नहीं होता है। वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। वो देखते हैं कि उनके दिन भर में ऐसा उन्होंने कौन सा इंपॉर्टेंट काम या डील साइन करी जिससे उनके बिज़नेस पे कई हज़ार गुना बड़ा फ़र्क पड़ा। तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी या सबसे बड़ी चीज़ को चूज़ करते हैं, सबसे एसेंशियल चीज़ को करते हैं चूज़। उन्हें पता होता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। वो टू डू लिस्ट पे नहीं फोकस करते हैं, वो सक्सेस लिस्ट पे फॉलो करते हैं कि क्या ऐसी सक्सेस लिस्ट दिन भर में मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मुझे बहुत बड़ी सफलता दिलाए। तो एम यही होता है कि आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओ। अगर कोई लिस्ट आप बना रहे हो टू डू लिस्ट और वो आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा रही, तो वो आपकी टू डू लिस्ट नहीं हो सकती है। वो आपको हर जगह ले जा सकती है पर वो आपको सफलता की जगह नहीं ले जाएगी। तो एक बड़ी फेमस कोट है कि वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मैनी, कि दिन भर में कुछ ही काम होते हैं जो वाइटल होते हैं, बाकी सब ट्रिवियल होते हैं। इसके ऊपर एक बहुत फेमस पैरेटो प्रिंसिपल है जहाँ इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया गया है, कि जिसके अंदर बार बार उन्होंने एक ही बात कही है कि अगर आप गौर करोगे तो 20% एफर्ट करने से 20% एफर्ट करने से 80% रिजल्ट मिलते हैं। यानी आप अपनी लाइफ में नॉर्मली जो सारे काम कर रहे हो 100%, उन 100% काम में सिर्फ 20% ही ऐसे होते हैं जिनसे आपको रिजल्ट मिलते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी चलती है। तो क्यों ना उन 20% कामों पर फोकस किया जाए। जब आप टू डू लिस्ट बनाने जाते हो तो लिस्ट कैसी होती है, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना ही चाहिए, फिर मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना ही चाहिए। तो ये आपकी टू डू लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे सिंपल काम होते हैं और बहुत सारे करना ही चाहिए काम होते हैं। क्या हो वो सक्सेस लिस्ट कि जिसके अंदर वो काम हो जिसमें मुझे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए वाले काम हो। तो इसी को पैरेटो प्रिंसिपल समझाया गया है कि यही वो 80-20 प्रिंसिपल है जहां आप अपने कुड डू वाले काम ना करके शुड डू वाले सारे काम करो। तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। पर जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सट्रीम पैरेटो की बात भी करती है, कि जब आप अपने शुड डू वाले कि मुझे ये काम करना चाहिए वाले कामों को छांट लेते हो, तो माना कि आपने 25 काम छांटे जो आपको करने चाहिए, फिर आप उनमें से और उनको जब नैरो डाउन करते हो, उसके 20% पे जाते हो, तो आपको 5 ऐसे काम दिखते हैं जो उन 25 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप उसको भी नैरो डाउन करते हो, उस 5 का भी 20% करते हो, तो आपको वन थिंग मिलती है। इसे हम एक्सट्रीम पैरेटो मिलते हैं,
कि क्या वो एक ऐसा काम हो जिस पे बाकी सारे शुड डू की वैल्यू ना हो और उस अकेले के काम को करने पे आपको इतनी सक्सेस और सफलता मिले कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस वन थिंग को ढूंढ लो तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएं। राइटर ने एक एग्जांपल भी दिया था कि उनके फ्रेंड ने उनको गिटार सीखने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉर्ड का बताया कि आप माइनर ब्लू स्केल पे बस कमांड कर लो, इसको सीख लो, बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। तो इस प्रकार से उनकी गिटार सीखने का जो वन थिंग था वो माइनर ब्लू स्केल्स थी। तो ऐसी बहुत सारी आप हर चीज़ में देखोगे, हर स्किल के अंदर, हर काम के अंदर कुछ ऐसी खास चीज़ होती हैं, अगर आपने वो कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें उतनी मीनिंगफुल नहीं होती हैं, उतने मायने नहीं रखती हैं। तो मेन आइडिया यही होता है इसके अंदर कि आप बहुत छोटे काम से स्टार्ट करो और अपनी चॉइस को नैरो डाउन करते हुए बिल्कुल एक्सट्रीम पे सिर्फ वन थिंग को ढूंढ लो। जितने भी चीज़ें आपको अनइम्पॉर्टेंट लगे उन सबको मना कर दो, ना कर दो। और आप इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो कि आपको सारे काम इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारे इक्वली नहीं हो सकते हैं। जो दूसरा लाई है उसकी भी बात करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर, वो मल्टीटास्किंग है कि आप एक साथ दो काम को कर सकते हो। ये बहुत बड़ा लाई है, किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। इवन लोग कंप्यूटर में बहुत सारी विंडोज़ खोलते हैं और सोचते हैं कि वो मल्टीटास्क कर रहे हैं। अगर वो देखा जाए तो जब वो 5 काम लेके बैठे हैं जो एक साथ वो कर रहे हैं, पर हर काम पे बार बार वो जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, उनकी अटेंशन ब्रेक हो रही है, फिर वो दूसरे प्रोग्राम को खोलते हैं, फिर वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो उनका दिमाग अगर वो पांचों अलग अलग करेंगे तो उसके मुकाबले जब वो पांचों को एक साथ करते हैं उनकी क्रिएटिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कुछ काम होते हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं मल्टीटास्क, उसका एक अलग रीज़न होता है, पर मल्टीटास्क करना कहते हैं कि ये मंकी माइंड है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहते हो और अल्टीमेटली कहीं नहीं पहुंच पाते हो। वॉक एंड टॉक कर सकते हो क्योंकि ब्रेन के दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो वॉक और टॉक को डिनोट करते हैं, तो आप कर सकते हो, फिर भी आपका ध्यान जो है वो बटा हुआ होता है। आप च्युइंगम दबाते दबाते मुंह में एक कुछ काम कर सकते हो पर आपका अटेंशन तब भी बटा हुआ होता है। आप जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो जो आपको करनी चाहिए। ये मंकी माइंड ही तो है। जब कोई लोग बॉल को जगल करते हुए देखते हैं कि वो एक साथ 3 बॉलों को उछाल रहा है, तभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय में एक बॉल को वो एक समय पे ही उछाल रहा है, वो टास्क स्विच कर रहा है। एक बार एक बॉल हाथ में आती है, 2 हवा में होती हैं, तभी भी वो उस पर्टिकुलर सेकंड में सिर्फ एक बॉल पे ही काम कर रहा है, वो बाकी की 2 बॉलों पे काम नहीं कर रहा है, तब भी वो वन थिंग ही होती है। तो इस वन थिंग के लिए मल्टीटास्किंग एक बहुत ही ख़राब बात है। आप देखोगे कि आपके ब्रेन के चैनल्स की वजह से ही होता है, क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से काम कर रहे होते हैं जो उसी तरीके से बने हुए हैं। पर आपके ब्रेन का जो हिस्सा फोकस के लिए बना है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, और आप अगर उस पर बहुत लोड डाल दोगे, अगर आप एक समस्या को सुलझाने में लग जाओ और पूरा ध्यान डाल दो तो आप थक जाओगे, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ही वो काम होता है फोकस करने का। तो इसीलिए जो एक ऐसी चीज़ है जो थक जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस के लिए, तो आपको उसको अननेसेसरी काम देके बार बार थकाना नहीं है। ये भी इस चीज़ के अंदर समझाया गया है। तो आपको कुल मिला के यही बात समझनी है, आपको अपनी टाइम और इफ़ेक्टिवनेस की वैल्यू देनी है और जिस काम को करना है उसको ज़्यादा टाइम देना है, फोकस करना है, जो आपका शुड डू है और वन थिंग है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा काम करोगे आपके ब्रेन को बार बार रीओरिएंट होने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप लगातार पुराने समय से यही काम करते जा रहे हो कि आप मल्टीटास्कर बन गए हो, तो एक्चुअली आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप ज़्यादा गलतियाँ करोगे, ज़्यादा पुअर डिसीजंस बनाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग टीवी पे देख के चैनल पे चैनल बदलते जाते हैं। वो डोपामिन जो उन्हें मिलता रहता है, कभी उसको नया कुछ देखा, उनको थोड़ा सा मज़ा आया, थोड़ा डोपामिन ब्रेन में रिलीज़ हुआ, अच्छा इस चैनल पे ये आ रहा है, फिर दूसरा चैनल स्विच कर दिया, तो फाइनली वो कोई प्रोग्राम देख के नहीं निकल पाते हैं। वो डोपामिन स्विच करते रहते हैं, ब्रेन को अच्छा लगता है कि जब वो एक चैनल बदलते हैं तो वो उनके हाथ में ताकत होती है, वो दूसरा चैनल बदल देते हैं। अल्टीमेटली वो कुछ भी इंपॉर्टेंट या कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ चैनल बदलते रह जाते हैं। मैट रिचेल का एग्जांपल दिया गया है जो 2009 में जिन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला था, जिन्होंने यही बताया था कि बहुत से लोग जो गाड़ियाँ चलाते हुए मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने ड्रिंक किया हुआ हो। तो बाद में जाके इसी के ऊपर लॉ बना कि सेल फ़ोन आप गाड़ी चलाते हुए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान बटा हुआ होता है। आप इमेजिन करके देखो किसी पायलट को कि जो आपको लेके जा रहा है और उसके साथ साथ वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो आप चाहोगे कि वो अपना ध्यान बांटे?
कोई व्यक्ति आपकी सर्जरी कर रहा है तो आप चाहोगे कि एक साथ साथ वो दूसरा काम भी करते रहे और उसका ध्यान बटा हुआ हो। आप चाहते हो कि वो पूरे अटेंशन और फोकस से आपका काम करे। तो डिस्ट्रैक्शन होना लाइफ में नेचुरल होता है, हर कोई इंसान जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है। और मल्टीटास्किंग जो है आपको गलतियां करने के लिए और ज़्यादा प्रोन बना देती है, और डिस्ट्रैक्शन से आपकी जो लाइफ है और चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम और लाइज के बारे में बात करेंगे, और हम वन थिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वन थिंग को और इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। देखिए, यही सारी बातें होती हैं कि जब आप सिर्फ एक छोटा सा आउटलुक समझते हैं तो आपको वो बात उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। डिटेल्ड समरी में वो चीज़ें आपको गहराई से आपके दिमाग में रुकती हैं, ठहरती हैं, क्योंकि जब एक ही बात के बारे में हम बहुत सारे कारण डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को बोलने से, वन थिंग को बोलने से आपके दिमाग में वो वन थिंग स्टे करती है, रुकती है, वहाँ पर वो कंसेप्ट बनती है लाइफ में। और ये जो तीनों किताब हैं, मिनी हैबिट और 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ और द वन थिंग, ये किताबें आपकी लाइफ में एक ना एक इफ़ेक्ट छोड़ के जाएंगी ही जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये कोई इफ़ेक्ट ना छोड़ें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक। तो दोस्तों, हम द वन थिंग बुक जो कि गैरी केलर ने लिखी है, उसके पहले पार्ट में हमने ये बात की है कि वो वन थिंग क्या चीज़ होती है, वो एक कौन सी चीज़ होती है कि जो आपकी लाइफ के हर हिस्से में मैटर सबसे ज़्यादा करती है। उस अकेली चीज़ को करने से आप बाकी की सारी चीज़ें जो आप उसके साथ साथ सोचते हैं उन सबको भी पा सकते हैं। हमने ये भी सीखा था कि कैसे आप उस बड़े गोल के पीछे जब आप जाते हैं तो आप स्मॉल जाते हैं, आप बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने के बारे में नहीं सोचते हैं। और ये स्मॉल जाने वाली बात को भी वन थिंग में समझाया गया है डोमिनो इफ़ेक्ट से, कि जहाँ पर बहुत सारे डोमिनो एक के आगे एक खड़े होते हैं, और जब हम उन्हें पुश करते हैं तो एक बड़ी चेन रिएक्शन बन जाती है। यानी कि गोइंग स्मॉल में भी वो कौन सा छोटा कदम होता है जो आगे जाके सफलता की झड़ी लगा दे। तो डोमिनो इफ़ेक्ट को भी हमने समझा था कि शुरुआती मेहनत करनी होती है, पहला सही कदम बाद में बहुत सारे सही कदम को छोड़ देता है अपने आगे की तरफ। हमने ये भी समझा था कि कैसे कोई एक प्रोडक्ट ही बहुत सारी बड़ी सफलता के लिए जिम्मेदार होता है, कैसे आपकी लाइफ में वो एक अकेला पर्सन होता है जो आपको सारी की सारी सफलताएं दिलाता है। हमने ये भी समझा था कि कैसा आपका कौन सा ऐसा पैशन होता है कि जो आपको, वो कौन सी स्किल होती है जो आपको सफलता दिलाती है। सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना होता है, यही इस किताब का सार है। पर जब इसमें डिटेल में सारी बातें समझ में आएंगी तो ये बात क्रिस्टल क्लियर होके आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर आगे कभी आप अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता होगा कि आपकी लाइफ की वन थिंग आपके कैरियर में क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या है, आपकी हेल्थ के लिए क्या है, और आपके बच्चों के लिए क्या है, सब जगह स्पिरिचुअलिटी में वो वन थिंग क्या है। पर इस वन थिंग को जानने से पहले इसकी कुछ लाइज हैं, यानी कुछ झूठ हैं जो हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग हो रखी होती है कि सब चीज़ें बराबर से जिम्मेदार होती हैं, जिसको हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ऐसा नहीं है। कई बार हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग मॉडर्न मैन या विमेन के लिए सही अप्रोच है, ये भी एक झूठ है। ये भी हमने सुना था कि डिसिप्लिन लाइफ के बारे में, कि डिसिप्लिन होनी चाहिए लाइफ, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि विल पावर ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि जब भी आप चाहो विल पावर आपके लिए काम करा सकती है। मतलब दिन में कभी भी कोई कठिन काम आए, आप अपनी विल पावर को याद करो और आप कर पाओगे। ये एक झूठ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस लाइफ का सपना, कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ये सपना एक हद तक ठीक है, और इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये एक झूठ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बड़ा बुरा होता है, मतलब बड़ा सपना देखना या बड़ा कुछ भी करना बुरा होता है, ये भी एक मिथ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमने जब डिस्कशन किया था अबाउट कि सब चीज़ें बराबर से जिम्मेदार हैं, तो वहाँ पे हमने फेमस परेटो प्रिंसिपल के बारे में बात की थी कि 20% चीज़ें आपकी लाइफ की 80% चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, चाहे वो 20% अच्छी चीज़ें हों या 20% बुरी चीज़ें हों, वो उसी अनुपात में 80% रिज़ल्ट देती हैं। उन 20% चीज़ों को ढूंढना होता है। पर किताब जो है एक कदम आगे जाके एक्सट्रीम परेटो की बात भी करती है, जहाँ पर वो कहती है कि उस 20% इम्पॉर्टेंट में से भी अगर आप 1% वो चीज़ देख लो कि जो बाकी की सारी चीज़ों को अपने आप ही लय में ले आती है, अपने आप ही बाकी सारी चीज़ों को सही कर देती है, वही वन थिंग है। तो इतना एक्सट्रीम परेटो के बारे में भी यहाँ हमने बात की है।
उसके अलावा मल्टीटास्किंग की बात की, आपका दिमाग ऐसा है ही नहीं कि आप एक साथ बहुत सारे काम को एक साथ कर पाएँ। ये मंकी माइंड है जो एक विषय से दूसरे विषय पे कूदता रहेगा। जब तक कि आप इसको एक गोल नहीं दोगे, वो एक टास्क नहीं दोगे जो करना पड़ेगा, मतलब कि आपने एक गोल चुना और आपको लगा कि भई इस गोल को पाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे वो भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपका माइंड मंकी माइंड बन के इधर से उधर भागेगा। पर अगर आपने ये सोच लिया कि भाई हाँ, ये मेरा गोल है और सिर्फ इसे पाने के लिए मुझे इस खास चीज़ पे ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप ही लाइन में आ जाएंगी, तो आप मल्टीटास्किंग से बच सकते हैं और आप अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं डिसिप्लिन लाइफ के बारे में। ये आइडिया ऐसा लगता है कि जो सफल लोग होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। राइटर कहते हैं कि ये एक गलत बात है। क्यों गलत बात है? उनका कहना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि जो आदमी सक्सेसफुल है वो पूरी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड रहता है, और जब हमारे दिमाग में डिसिप्लिन रहने की बात आती है तो वो इस प्रकार से आती है कि वो रोज़ सुबह सोचता हो कि आज मुझे ये काम करना है, रोज़ अपनी विल पावर यूज़ करके उस टू डू लिस्ट के कामों को करता होगा। पर ऐसा नहीं है। ये लोग डिसिप्लिन रहने की आदत बनाने तक तो काम करते हैं। जहाँ डिसिप्लिन रहने की आदत तक आपने बना ली, क्योंकि आदत के बनने के बाद फिर कोई एनर्जी नहीं लगती है, फिर वो ये नहीं कहेंगे कि वो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन रहने के लिए मेहनत करता है। उसने एक बार मेहनत की डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए हैबिट बनाने में। हैबिट जहाँ बन जाती है वहाँ आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती हैं, आप नेचुरली उस काम को करने लगते हैं। तो सफलता का मतलब है कि सही टाइम पे सही काम करना और सही टाइम पे सही हैबिट बनाना। आपने हैबिट बनाई तो बाकी सब काम ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता रहता है। जैसे जैसे ये हैबिट आपकी लाइफ में जाती है वैसे वैसे आप सब लोगों को एक डिसिप्लिन इंसान की तरह दिखने लगते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है ओलंपिक में गोल्ड मेडल की झड़ी लगाने वाले माइकल फ़िलिप्स का। माइकल फ़िलिप्स को एक बीमारी थी बचपन में, एक कंडीशन बोलेंगे रादर, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें इस बीमारी के होने वाले बच्चों के साथ होता है कि वो एक समय अपने ध्यान को कहीं टिका ही नहीं पाते हैं, बड़े बेचैन होते हैं, एक सेकंड भी वो बैठ नहीं पाते हैं। और जब उनको पता चला उनकी फैमिली मेम्बर्स को, तो उन्होंने देखा कि वो माइकल जो है जब वो स्विमिंग पूल के अंदर जाता है तो वो बहुत स्प्लैशेस और बहुत शैतानियाँ और वो अपना पूरा टाइम वहाँ पे अपनी एनर्जी को निकालने की कोशिश करता है। यहीं पे जाके वो उनके कोच बॉब बोमैन से मिले, जिसने 11 साल की उम्र में माइकल को स्विमिंग की तरफ खींच लिया। और बस उसके बाद क्या था, उसकी मॉम बाद के सालों में कहती हैं कि माइकल की जो फोकस करने की क्षमता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखा जाए तो जो माइकल के अंदर उस कंडीशन जिसे हम अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं, जहाँ इतनी एनर्जी होती है कि आप रुक ही नहीं पाते हैं एक ही क्षण के लिए, तो माइकल को वो सारी की सारी एनर्जी जो उनके अंदर थी वो स्विमिंग में मिल गई। उन्होंने बाकी सारी चीज़ें, जो बाकी सारी बेचैनी थी दिमाग की, वो छोड़ दी। वो दिन में 6-6 8-8 घंटे स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग लेते थे, वहाँ पे एक्सरसाइज करते थे, जिमिंग करते थे। तो पूल में रहने की वजह से उनकी एनर्जी वहाँ सही तरीके से चैनलाइज हो गई, जिससे उनको ताकत मिली। तो उन्होंने अपनी उस बहुत सारी एनर्जी जो उनको उस कंडीशन की वजह से थी, उसको अलग अलग कामों में वेस्ट नहीं किया। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात को नहीं किया, उन्होंने सिर्फ स्विमिंग में ध्यान दिया। और धीरे 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 उनकी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ती चली गई, कॉम्प्लिकेशन कम होते चले गए। आज हम सब लोग जानते हैं कि हम उन्हें डिसिप्लिन्ड एथलीट बोलते हैं, पर सही बात ये थी कि उन्होंने उस स्वीट स्पॉट को पहचाना जिसकी वजह से वो इतने महान बने। तो जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी कल्पना आती है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, कैसे करना पड़ेगा, ये तो बड़ी रोज़ की आदत की बात हो गई है कि रोज़ ही आपको ये काम करना पड़ेगा। पर जहाँ आप इसे हैबिट की फॉर्म तक ले आए तो उसके बाद ये मुश्किल और डिसिप्लिन नहीं रह जाता है। उसके बाद सिर्फ एक हैबिट होता है कि डिसिप्लिन रहना आपकी हैबिट बन जाती है, आपको वो काम काम ही नहीं लगता है। जहाँ आपने डिसिप्लिन रहते रहते सिर्फ हैबिट बनने तक के रास्ते पे मेहनत की, तो जो काम आपको मुश्किल लगता है, दुनिया को मुश्किल लगता है, आपने उसको ऑटोमेटिक बना लिया। हम कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस डिसिप्लिन को बनने में, तो जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो कहते हैं कि 66 डेज़ में एक आदत बन जाती है। पर सही बात यह कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। कई चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं जो 18 दिन में एक आदत बन जाती है आपके लिए।
कई बार उसमें 254 दिन लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो हैबिट कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। तो आपने यही देखना है कि आपको किस पर्टिकुलर काम के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, आपकी वन थिंग में वो डिसिप्लिन चाहिए। तो एक बार जब आपने हैबिट बना ली, आप देखेंगे कि हैबिट बना के या एक क्षेत्र में जब आप डिसिप्लिन ले आते हो तो वो एक की स्टोन हैबिट बन के, मतलब कि वो उसी अच्छी बात के ऊपर और अच्छी बातें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। उस हेलो इफ़ेक्ट के अंदर यही होता है कि आपने पॉजिटिव हैबिट लाई तो अब आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो गया, आपको गुस्सा कम आएगा, आप ज़्यादा अच्छे खाने को खाने के लगेंगे क्योंकि डिसिप्लिन हो गए हैं आप। एक क्षेत्र में तो दूसरे क्षेत्र में भी वो आता है। आप गलत चीज़ों का चुनाव नहीं करेंगे, आप अल्कोहल का चुनाव नहीं करेंगे, टोबैको का नहीं करेंगे, आप टीवी कम देखेंगे। ये एक क्षेत्र में डिसिप्लिन आने में बाकी चीज़ों में अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाता है। वो ईज़ी हो जाता है कि आप सही टाइम पे सही चीज़ें करने लगे। तो इसीलिए ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में डिसिप्लिन लाना है, आपको किसी एक क्षेत्र में डिसिप्लिन लाना है। उसके लिए आपको एक सेलेक्टेड एरिया में जाना है जहाँ पे डिसिप्लिन लाना है और एक पावरफुल हैबिट को बनाना है। एक टाइम पे एक हैबिट बनाना ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इससे आप एक सेलेक्टेड डिसिप्लिन बनाएंगे और वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही लाइन में आ जाएं। तो इसको आपको सोचने में टाइम लगाना ही चाहिए। उस डिसिप्लिन के साथ जब तक लगे रहना है जब तक उसमें आपको अपने आप से वॉलंटरली स्वेच्छा से मेहनत करनी है, जब तक कि वो आपकी आदत ना बन जाए। नेक्स्ट लाइक की बात करते हैं कि विल पावर जो है हमेशा जब हम बुलाते हैं तब दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो ये बात हम सोचते हैं और सुनने में बहुत ही रोमांचक लगती है कि जब एक बार हमने अपने हाथ में व्हाट आई थिंक आई कैन, तो सुनने में अच्छा लगता है। पर अगर आप साइंस को समझेंगे इसके पीछे की, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एक लाई है। लाई इसलिए है कि आप दिन भर में हमेशा एक समय एक जैसे नहीं होते हो। सुनने में ये बात अच्छी लगती है बट हमेशा आप देखोगे जब सुबह के समय आप उठते हो फ्रेश होके, तो उस समय आपकी विल पावर मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है विल पावर कम होती है। इसके लिए एक रॉय बॉमिस्टर का बहुत फेमस मार्शमैलो टेस्ट था जिसमें बच्चों को 2 टॉफ़ियाँ दी गई थी और 1 मार्शमैलो खाने के लिए बोला गया था। तो हम 1 टॉफ़ी और 1 मार्शमैलो के हिसाब से स्टडी को देखते हैं। तो बच्चों को बोला गया कि अगर आपने 15 मिनट वेट कर लिया तो हम आपको 1 के बदले में 2 टॉफ़ी देंगे, मार्शमैलो जिसे बोलते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो आपको हम मार्शमैलो नहीं देंगे। तो बच्चे जो कि इम्पेशेंट हो गए, जिन्होंने बिल्कुल वेट नहीं किया और उन्होंने झट से उठा के 1 मार्शमैलो खा ली, वो टॉफ़ी खा ली, तो बस उनको दूसरी नहीं मिली। और जो बच्चे जिन्होंने सारी स्ट्रेटजी करी अपनी, कभी आंख बंद करी, कभी अपने बाल खींचे, कभी पता नहीं क्या क्या किया और वो टाइम 15 मिनट का काटा और उन्हें 2 मार्शमैलो मिली। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि इन्होंने वेट किया, पर बाद में इस स्टडी को जब बाद में कई सालों बाद देखा गया तो जिन लोगों ने ये 15 मिनट का वेट की करके 2 टॉफ़ी खाई थी, उनकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी गई। जो अपने इस डोपामिन के उस समय के इम्पल्स को रोक पाए, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहीं। वो ज़्यादा से अच्छे से लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, उनके अंदर ज़्यादा अच्छी सेल्फ वर्थ की फीलिंग थी। वो लोग जो उस ग्रुप के थे उनके वेट बहुत मेंटेन थे ज़्यादातर बच्चों के, और बाद में उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज में वो ड्रग्स की तरफ गए बजाय दूसरे ग्रुप के। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उस सेल्फ डिसिप्लिन से आई, उस विल पावर की वजह से आई जो उन्होंने उस समय यूज़ किया। तो जब भी हम विल पावर की बात करते हैं तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उस चार्जिंग वाले बैटरी बार को देखना चाहिए कि जब वो फुल पावर होता है, वो दिन के शुरू में होता है जब हमने पूरा मोबाइल चार्ज किया हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है हम उसको यूज़ करते जाते हैं तो वो बैटरी रेड होती जाती है। ऐसे ही हम हैं, हमारी बैटरी भी इसी तरीके से काम करती है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड सप्लाई में विल पावर होती है। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर काम करते जाएं और बस कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो हर कोई इस बात को मानता है और कई सारी स्टडी में देखा गया है कि हमारी विल पावर जो है वो लिमिटेड है और इसकी कई सारी स्टडीज़ हुई हैं। तो जब भी आपको कोई एक टफ़ डिसीज़न होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो हमारे डिसीज़न लेने को डिसाइड करता है। तो जब भी आप देखेंगे कि आपको बड़े मुश्किल डिसीज़न लेने पड़ते हैं तो आपकी विल पावर उसमें खर्च हो जाती है, आप उसमें वो अपने दिमाग का हिस्सा लगा लेते हैं। वैसे भी
हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी के पूरे वेट के मुकाबले देखा जाए तो उसका 50वां हिस्सा होता है। वहीं वो पूरी बॉडी की जो कैलोरीज लेता है वो 5 में से 1 हिस्सा अकेला ब्रेन ही सारी की सारी एनर्जी को ले लेता है। तो जब हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से किसी चीज़ में उलझते हैं, किसी निर्णय लेने में उलझते हैं, किसी काम को मुश्किल समझते हैं, किसी डिफ़िकल्टी को टैकल करते हैं, तो हमारी विल पावर वहाँ उससे ख़त्म हो जाती है, एक मसल की तरह है। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे फूड जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जब उन्हें हम खाते हैं तो विल पावर हमारी बढ़ जाती है। तो उससे हम ज़्यादा टाइम तक अपनी एनर्जी को मेंटेन रख पाते हैं। और आपने देखा भी होगा कई बार ऐसा होता है कि आप टफ़ काम करते हैं, टफ़ काम करने के बाद आपका क्रेविंग होती है कि कुछ शुगर वाला मीठा कुछ खाया जाए। इसी पे एक स्टडी भी की गई थी इजरायली पैरोल सिस्टम में। जेल में जो लोग बंद होते थे, तो जो पैरोल बोर्ड होता था जो उनकी हियरिंग सुनता था, तो उसमें स्टडी में बड़ा इंटरेस्टिंग ये देखा गया कि जब जज सुबह सुबह आते थे, जिस समय वो ब्रेकफास्ट करके पहुंचते थे, तो ब्रेन में अच्छा ग्लूकोज लेवल होता था, तो वो ज़्यादातर कैदियों को पैरोल दे देते थे। इसी प्रकार से जब लंच का टाइम आने वाला होता था तो ज़्यादातर लोगों के लिए वो ना बोलते थे, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है डिसीज़न लेते लेते कि इसको देनी चाहिए पैरोल या नहीं देनी चाहिए। पर जब वो लंच करके लौट के आते थे, उसके बाद दोबारा उनकी ग्लूकोज लेवल बढ़ी होती थी, तो फिर वो ईज़िली लोगों को पैरोल दे रहे थे। तो ग्लूकोज के साथ इस रिलेशन को और हमारे लिमिटेड विल पावर सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप जब जान गए हो कि हमारी विल पावर लिमिटेड है, हमारी बैटरी ग्रीन से रेड होती ही होती है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से काम होते हैं जो आपकी विल पावर को कम करते हैं। जैसे आप अगर कोई नया बिहेवियर लाने की कोशिश करते हो तो इसमें मेहनत लगती है, शुरू में विल पावर लगेगी। आप अगर बार बार डिस्ट्रैक्शन का सामना कर रहे हो, बाधाओं का सामना कर रहे हो, तो विल पावर कम होगी। आपको किसी चीज़ की बड़ी टेम्पटेशन आ रही है और आप अपने आप को रोक रहे हो कि ये काम नहीं करना है, तो आपकी विल पावर खर्च हो रही है। कोई इमोशन है जो आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है और आप दबा रहे हो, तो विल पावर खर्च हो रही है। आपको गुस्सा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो विल पावर कम हो रही है। कोई इम्पल्स आ रही है किसी को कुछ काम करने की, तो उसे दबाने पे भी आपकी विल पावर कम होती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी विल पावर पे जोर पड़ता है, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो जज करने के लिए बना हुआ है। आपको गुस्सा आ रहा है पर आपको पता है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ गुस्सा नहीं कर सकते। वो सामाजिकता को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स समझता है कि आप यहाँ गुस्सा नहीं करोगे, घर पे जाके गुस्सा कर सकते हो। तो आप गुस्से को दबाओगे तो आपकी विल पावर खर्च हो रही है, आप थक जाओगे मेंटली। तो हर दिन हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारी विल पावर कम हो जाती है, क्योंकि हम जब डिसीजंस लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी विल पावर उसके साथ साथ कम होती जाती है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ गई, जो वन थिंग से जुड़ी हुई बात है। जब हमें पता है कि हमारी विल पावर पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती है, तो क्या आप अपनी लाइफ के वन थिंग या सबसे इम्पॉर्टेंट काम को दिन के आखिर में करना चाहोगे, जब आपकी विल पावर ऑलरेडी कम है? आपने एक्सरसाइज करने के बारे में सोचा और आपने सोचा कि यार मैं शाम को जब थक के लौट के आऊँगा तभी कर पाऊँगा, तभी मेरे पास टाइम होता है, तो कितनी संभावना है कि आप उस चीज़ को डिले करोगे, डिनाई करोगे, मना करोगे कि यार अब तो थक गया, अब नहीं हो पाएगा। ऑल दो आप उठ के करना शुरू कर दोगे तो शायद आप पूरी एक्सरसाइज कर पाओ, पर ब्रेन आपको हेल्प नहीं करेगा। आपका ब्रेन कहेगा कि थके हुए हो, रेस्ट कर लो। पर अगर वहीं आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम एक्सरसाइज करने का कर लेते हो, एक बार स्टार्ट करते हो, तो उस समय आपका ब्रेन फ्रेश है, आप कर लोगे। ऐसे ही आपकी लाइफ का कोई और इम्पॉर्टेंट काम है, अगर आपने सुबह उठते ही सबसे पहले उस काम पे जाके 2 3 4 घंटे जो आपको लगते हैं वो दे दिए, तो आप उस काम को ईज़िली कर पाओगे। पर जब आपका ब्रेन थक चुका है तब आप उस काम को करने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो यही बात है कि आपकी विल पावर लिमिटेड है और आपको उसके लिए सही अमाउंट में ब्लड शुगर भी होना चाहिए, और उस काम को जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको दिन की शुरुआत में, जब आपकी विल पावर ग्रीन सिग्नल शो कर रही है, तब करना चाहिए। नेक्स्ट मिथ के बारे में बात करते हैं, जो बैलेंस लाइफ के बारे में बात कर रहा है। सुनने में विचार बहुत ही अच्छा लगता है कि लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। बैलेंस लाइफ एक तरीके का मिथ है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपका बैलेंस हो, पर मेन चीज़ होती है पर्पस की। लाइफ में अगर आपका पर्पस है तो वो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल और बैलेंस बनाता है। आपकी लाइफ में सब चीज़ें सिंक में हों,
वो बैलेंस नहीं बनाती है, वो आपको एवरेज बनाती है। सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश जब आप करते हो, पर जब आप एक किसी चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हो, आप किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को उठा के देखो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एक्टिंग में हो सकता है लाइफ की बहुत सारी चीज़ों में वो लोग एवरेज हों, पर जिस पर्टिकुलर प्रोफेशन में होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है वो अपनी खेल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो एक्टर है वो अपनी एक्टिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाकी लाइफ की चीज़ों में वो एवरेज हो सकते हैं। तो आपको बैलेंस इसी तरीके से देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। ये जो बैलेंस लाइफ का कंसेप्ट है, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जब लोग फैक्ट्रीज़ में जाते थे तब कोई बैलेंस नहीं था। सुबह उठे, फैक्ट्री चले गए, 9 से 4 5 काम करके आए, घर पे आके बैठ गए। पर धीरे धीरे 1980 के बाद में जब महिला और पुरुष दोनों के दोनों लोग काम करने लगे, तो वर्क और लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट आया कि भाई घर पे दो लोग जब पैसे कमा रहे हैं तो कैसे बैलेंस करें कि घर की चीज़ें भी आपकी नेगलेक्ट ना हो। तो तब जाके बात आई। फिर एक कंसेप्ट आई कि आप बीच का रास्ता देखना शुरू कर दो कि आप थोड़ा सा बैलेंस लाइफ का बनाओ, थोड़ा सा वर्क का बनाओ। बट बीच का जो रास्ता होता है वो एवरेज बनाने की तरफ ले जाता है। आप नहीं चाहोगे कि आप अपनी लाइफ की एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ों को छोड़ के आप एवरेज बनने की तरफ जाओ। तो ये जो कंसेप्ट है जिसमें आप थोड़ा काम और थोड़ा लाइफ की तरफ ध्यान देते हो, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ मैजिकल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं हो पाएगा और आप हमेशा बिल्कुल आधे खुश अनमने से रह जाओगे। अब बात आती है इसमें एक्सट्रीम की, कि आपको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे एक उदाहरण है कि आपने सोचा कि भाई जब मैं इतने पैसे कमा लूँगा उसके बाद मैं घूमने के लिए निकलूँगा और मेरे पास इतनी रिसोर्सेज आ जाएंगी, इतनी चीज़ें आ जाएंगी। और बहुत बार देखा गया है कि जब लोग अपनी एज में बढ़ते बढ़ते आगे चले जाते हैं तो एक टाइम के बाद में उनका शरीर ही ऐसा नहीं रह पाता कि वो कहीं घूमने जा पाएँ, या कई बार कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि पैसा भी कमा लिया कि अब उनकी स्थिति नहीं है कि कहीं घूमने जाने की। तो जो चीज़ें हैं, आज आप दम लगा के मेहनत करो और उसके बाद दम लगा के घूम के आओ। तो ये आज ही है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि लोगों के पैसे धरे के धरे रह गए, लोगों की प्लानिंग धरी की धरी रह गई और वो अपनी लास्ट मोमेंट तक पहुंच गए, पर वो चीज़ कर ही नहीं पाए, क्योंकि समय किसी के लिए वेट नहीं करता है। तो आप ये समझिए कि ये चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको बैलेंस बना के चल सको। आपको कहीं न कहीं उस बैलेंस को काउंटर बैलेंस की तरफ लेके जाना पड़ता है। अब ये काउंटर बैलेंस क्या होता है कि आपको इस तरीके से देखना है कि जो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही वन थिंग, उस पे ध्यान देने के बाद में, उस वन थिंग को करने के बाद आप दूसरी तरफ से काउंटर बैलेंस उस चीज़ को कैसे कर सकते हो, कि आप दूसरे किसी काम को करो और उस काम को करने के बाद में आपकी लाइफ काउंटर बैलेंस हो जाए। जैसे कि आपने प्रोफेशनली बहुत सारी मेहनत की और उस मेहनत करने के बाद अगर आप अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या अपनी सेहत पे नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ काउंटर बैलेंस नहीं हुई। बट आपने बहुत सारी मेहनत अपने प्रोफेशन में करी, उसके बाद में जो फैमिली वाली चीज़ है और हेल्थ वाली चीज़ है उस पर ध्यान दिया, तो आपकी लाइफ उस हिसाब से काउंटर बैलेंस हो जाती है। पर हाँ, अगर आपने उसके अलावा बहुत सारी और गैर ज़रूरी या कम ज़रूरी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाना शुरू किया, तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि वो काउंटर बैलेंस बिगड़ जाएगा। प्रोफेशनल काम के बाद में फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, वो काउंटर बैलेंस होती हैं और हेल्थ होती है। और बहुत सारे गैर ज़रूरी काम हैं जो कि काउंटर बैलेंस में नहीं आते हैं। तो मेन बात यही है कि जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिज़ल्ट के लिए तो आपको किसी एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तो आपके पास पैसा है तो काउंटर बैलेंस में आपकी हेल्थ ख़राब है, तो आपको हेल्थ की तरफ उतना ही इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट बनता है कि सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं और बैलेंस जो है एक मिथ है। आप इसको एक एग्ज़ाम्पल से भी बताया गया है कि आप अपनी लाइफ में अगर एग्ज़ाम्पल करेंगे कि आपकी लाइफ में 5 बॉल्स हैं, एक वर्क वाली, एक फैमिली वाली, एक हेल्थ वाली, एक फ्रेंड वाली और एक इंटीग्रिटी वाली। तो जब आप हवा में उछालते हो तो वर्क वाली जो गेंद है वो रबर की गेंद है, वो नीचे जाके दोबारा उठाती है, यानी कि एक बार काम डाउन भी हुआ तो आप दोबारा से कुछ समय बाद भी जाके उस काम को करके मेहनत करके दोबारा से काम कर सकते हो। पर अगर एक बार फैमिली छूटी, एक बार रिलेशनशिप छूटे, एक बार हेल्थ छूटी, वो दोबारा वापस नहीं आती, क्योंकि वो गेंद जो है वो कांच की बनी हुई है, वो टूट जाएगी। तो
कुल मिला के बात यही आती है कि अगर आपकी लाइफ में बैलेंस एक चीज़ से बनता है तो काउंटर बैलेंस दूसरी चीज़ से जाके बनता है। तो आपको हमेशा काउंटर बैलेंस वाली थिंकिंग के हिसाब से चीज़ों को सोचना चाहिए और अपनी लाइफ को काउंटर बैलेंस करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ को काउंटर बैलेंस करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसके बाद हमारा लास्ट लाई है जो हमारे दिमाग में भरा हुआ होता है कि जो भी चीज़ बड़ी होती है वो बुरी होती है। यस, हो सकता है कि कई बार बड़ी चीज़ बुरी हो और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बुरी चीज़ है वो बाद में पता चला कि वो बड़ी थी इसलिए बुरी है। अब ये इस छोटी सी कन्फ्यूजिंग बात को समझते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी बुरी बात है या अच्छी बात है? बड़ी अपॉर्चुनिटी का होना अच्छी बात है। स्मॉल प्रॉब्लम होना बड़ी बात है, ख़राब बात है, या बड़ी प्रॉब्लम होना ख़राब बात है? तो आप इस प्रकार से इन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। जहाँ आपने कुछ बड़ा बोला कि भाई ये चीज़ बहुत बड़ी है, हम बहुत बड़ा ये बनाएंगे या बहुत बड़ा ये काम करेंगे, तो नेचुरली आपके दिमाग में कुछ हार्ड फीलिंग, ये बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग, अरे इसमें बड़ा टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें जो है आपके दिमाग में घिर जाती हैं। आपको डिफ़िकल्टी होने लगती है वहाँ पहुँचने में कि कैसे हम करेंगे, इतना टाइम लगेगा और इतना कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे होगा, तो आप डरने लगते हैं। तो बड़ी चीज़ें आपको डराती हैं, वो आपको प्रेशराइज़ करती हैं, आपको स्ट्रेस देती हैं, आपकी सेहत ख़राब करती हैं। तो पर ये जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग को रखना जो है एक फ़ोबिया है, एक डर है, बड़े से होने वाला डर। इसलिए आप कभी अपनी लाइफ में बड़ा करना ही नहीं चाहेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि बड़ी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो बेसिकली हम अपनी थिंकिंग को बंद कर रहे हैं, अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएँ। क्योंकि हमने दिमाग में बिठा दिया कि बड़ा बेकार होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, पर इसके अपोज़िट बात सही है। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि जो बिग है वो बैड नहीं है, तो लाइफ चेंज होगी। अगर आप देखा जाए तो हमने हमेशा अपने बारे में गलत एस्टिमेशन किया है। और सही बात यह है कि साइंस में आप जो अपने बारे में गैस करते हो वो हमेशा सही नहीं होती है। आप अपने बारे में जितना अच्छा सोचोगे उतनी ही आपकी बाउंड्रीज़ और लिमिट्स बन जाती हैं। तो कोई भी अगर किसी से कहा जाए कि आप अपनी लाइफ की बेस्ट लिमिट बताओ, तो कोई भी इंसान छोटी लिमिट नहीं चुनना चाहेगा, हर इंसान एक बड़ी लिमिट चुनना चाहेगा। आप अपर लिमिट चुनोगे, उसके नीचे रहना चाहोगे। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप कितने बड़े पैसे की लिमिट्स अपने बारे में सोचना चाहते हो, आपको सोचने की छूट है, तो आप बड़ा ही सोचना चाहोगे, आप छोटा नहीं सोचना चाहोगे। और जब आप बड़ा सोचते हो और बड़ा सोचने के बाद आप ये सोचते हो कि ये पॉसिबल हो सकता है, अब चीज़ें डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। कि जब आप बड़े पे विश्वास करते हो और ये मानते हो कि अब जो आपने बड़ा सोचा है वो पॉसिबल है होना, तो अब आपका ब्रेन डिफरेंटली काम करता है। वो रास्ते ढूँढने लगता है कि ऐसा मैं क्या करूँ, क्या नया करूँ मैं कि पॉसिबिलिटीज़ के दरवाज़े खुलने लगें। तो इसके अंदर किताब के अंदर एग्ज़ाम्पल दिया गया है सबीर भाटिया, जो ऐसा ही बड़ा सोचते थे, हॉटमेल के संस्थापक थे, कि उनको पूरा विश्वास था कि वो कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, सफलता को बहुत जल्दी पा जाएंगे। तो हुआ भी यही कि उन्होंने अपने सारे के सारे बैरियर्स हटा दिए कि बिग इज़ बैड, उन्होंने सोचा बिग इज़ गुड और ये होना ही होना है। तो धीरे धीरे उनकी थिंकिंग ने उनको रास्ते देने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आप बड़ा सोचते हो तो उसी से ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होती है और एक्शन जो आते हैं वो हमारी थॉट से आते हैं। तो अगर आपने बहुत छोटा कुछ सोचा हुआ है तो उससे थॉट तो आएगी, एक्शन नहीं आ पाएगा। पर जब आपने कुछ एक्साइटिंग बड़ा सोचा है तो वो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। हर किसी के पास सेम टाइम है और उतनी ही मेहनत करनी है। आप 10,000 रुपये कमाने के लिए भी उतनी मेहनत करोगे उस दिन में, आप 1 लाख कमाने के लिए भी उतनी मेहनत करोगे और 10 लाख कमाने के लिए भी उतनी मेहनत करोगे। बात यह है कि वो चीज़ क्या है जिस पे आप मेहनत करोगे, वो चीज़ मैटर करती है। कि मेहनत तो उतनी ही लगेगी, पर वो चीज़, वो लेवल, वो स्टेटस जो है वो आपकी थिंकिंग से चेंज आएगा। तो जो छोटी थिंकिंग होती है वो आपको 10,000 वाली थिंकिंग वहीं पे अटका के रखेगी। 10 लाख वाली थिंकिंग के लिए आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट मैं करूँगा, जो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि उसे करने पे मुझे बेस्ट या एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट मिल जाए। तो जब आप अपनी जर्नी पे जाते हो कि
मुझे बड़े से बड़ा कुछ पाना है, तो आपकी थिंकिंग, आपकी स्किल, रिलेशनशिप, सारी की सारी चीज़ें उसी रास्ते को पकड़ लेती हैं और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगता है कि आप बड़े की तरफ जा रहे हो। तो इसमें एक बहुत ही फेमस बुक है माइंडसेट करके, जिसके अंदर दो तरीके के माइंडसेट के बारे में बात की गई है। एक ग्रोथ माइंडसेट है कि जहां आप पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो कि आप मेहनत करोगे तो आप अपने लेवल को बढ़ाते चले जाओगे, आप तरक्की करते चले जाओगे। दूसरा फिक्स माइंडसेट होता है कि नहीं, अब तो पैदाइशी ऐसे हो, तुम्हारे तो ख़ानदान में कभी किसी ने कोई काम नहीं किया है, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, या हम तो हमेशा से बेकार रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। वो फिक्स माइंडसेट है। तो यहाँ यही वाली बात है कि अगर आप इस माइंडसेट को चेंज करते हो, बड़ा सोच के, कि ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अपने आप को ले जाते हो, कि जब आप बड़ा काम करोगे तो आप नेक्स्ट बड़ी स्टेप पे जाओगे, उसके बाद और बड़ा काम करोगे तो नेक्स्ट अगली स्टेज पे जाओगे। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है वो आपकी थिंकिंग को चेंज करता है। तो बड़ा जीतने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ता है, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को तलाशना पड़ता है, उन सारे रास्तों को ढूंढना पड़ता है जिनसे आपको अचीवमेंट और अबंडेंस मिले, और धीरे धीरे सारी चीज़ें लाइन में आ जाती है। बड़े से डरेंगे तो आप मीडियोक्रिटी की तरफ जाएंगे, आप अपनी लाइफ को वेस्ट करेंगे, और जब आप बड़ा सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे डाउट्स ख़त्म होंगे, नए नए रास्ते आपको दिखने लगेंगे। तो फाइनली बात यही आती है कि जो इंक्रीमेंटल थिंकिंग के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि मैं बेस्ट, सबसे बड़े से बड़े को कैसे पा सकता हूँ। अगर आपका गोल 10 लाख पाने का है तो आप 20 लाख पाने के गोल के बारे में सोचो। जब आप 10 लाख के लेवल पे खड़े हो और आप 20 लाख के गेम के बारे में सोचोगे तो आपको 20 लाख वाली थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी। और बड़ी महान कंपनियां हैं, जैसे एप्पल का भी कंसेप्ट था थिंक डिफरेंट। उन्होंने 1997 में कैंपेन चलाया जिसमें बड़े बड़े लोगों को उन्होंने अपने ऐड में शो किया कि इन लोगों ने उस ज़माने के हिसाब से, अपने ज़माने के हिसाब से डिफरेंट सोचा। उसकी वजह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को चेंज किया। वही एप्पल का भी कंसेप्ट था कि उन्होंने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर की इंडस्ट्री में डिफरेंटली सोचा, तो उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट को लाया जो आज भी कायम है। और जब आपकी थिंकिंग बिग होगी उसके बाद एक्ट बोल्ड, यानी बड़ा करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। खाली बड़ी सोच से आप कहीं नहीं जा सकते जब तक कि बड़े बोल्ड एक्शन ना लिए जाएं। एक बार जब आपने बड़े सवाल पूछे तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा उन बड़े सवालों के साथ कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं, फिर उनके साथ साथ बड़े एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। बट स्टार्टिंग स्मॉल या गोइंग स्मॉल इज़ द वे। शुरू में एकदम से बड़े नहीं, पहले थोड़े छोटे लोगे, धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाओगे। और सफलताओं को पाने के रास्ते में फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि हर महान सफलता, एक्स्ट्रॉर्डनरी सफलता इन्हीं फेलियर्स पर टिकी होती है। और हम जब उन बड़ी सफलताओं की तरफ जाते हैं, हम गलतियां करते हैं फिर सुधरते हैं, गलतियां करते हैं फिर सुधरते हैं। पर थिंक बिग और बड़ा सोचो, एक्शन भी बड़ा लो, तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छा कर लोगे। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस डिस्कशन, और नेक्स्ट डिस्कशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये मेरे स्टडी नोट्स हैं जो इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ते हुए मैंने बनाए थे, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे पर्सपेक्टिव में, मेरे व्यूज़ के साथ साथ, जो राइटर के व्यूज़ से जो मैंने सीखा उनसे, उसके साथ साथ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड अ बुक।